तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ 50 सवाल सॉल्व किए थे और अब जो बाकी के सवाल हैं हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जितने भी साथी आए हैं वो लाइक कर दें। और प्रिया जी कह रही हैं कि हम आते ही, प्रियांशु जी कह रहे हैं हम आते ही लाइव कर देते हैं, लाइक कर देते हैं। बड़ा आभार आपका, धन्यवाद। शुरू किया जाए क्लास को। ठीक है, तो आज का सबसे पहला सवाल सवाल है, याद हो कि न याद हो, यह संस्मरण किसका है। याद हो कि न याद हो, यह संस्मरण किसका है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, जैसे यहां पर राजेंद्र यादव का भी नाम आ रहा है, तो इन्होंने लिखा है औरों औरों के बहाने, राजेंद्र यादव का है। निकट मन में दूर वन में, निकट मन में दूर वन में, और सुधिया उस चंदन वन की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। सुधिया उस चंदन वन की। काशीनाथ सिंह मुख्यतः एक कथाकार हैं। याद हो कि न याद हो, यह इनका एक संस्मरण है। काशी का 80 जो उनका उपन्यास है, जिस पर 80 मोहल्ला नामक एक फिल्म भी बन चुकी है। इनमें से भास की कृति कौन सी है। इनमें से भास की कृति कौन सी है। देखिए, इनकी रचनाओं में जैसे एक रचना खूब पूछी जाती है, स्वप्न वासव दत्ता। ये किसकी है, उन्हीं की है। उरुभंग है, उरुभंग भी भास की कृति है। और भास की कृतियों में बाल चरित, बालचरित भी इनकी कृति है। बालचरित भी इनकी कृति है। तो स्वप्न वासव दत्ता, उरुभंग और बालचरित, यह इनकी कृतियां हैं। अब यहां जो सवाल आता है कि नैषधीय चरित किसकी रचना है। नैषधीय चरित किसकी रचना है। फटाफट बताएं, नैषधीय चरित किसकी रचना है। तो जितने लोग आ चुके हैं सबका स्वागत है। जितने भी साथी आए हैं फटाफट वो लाइक कर दें। देखिए, नैषधीय चरितम किसकी रचना है। संस्कृत का एक महाकाव्य है और इसमें 22 सर्ग हैं। 22 सर्ग हैं। किसकी रचना है। यह रचना श्री हर्ष की है। धूम गोधूम चड़कम, गोधूम चड़कम में कौन सा समास है। तो कल मैंने एक समास आपसे पूछा था, साग सब्जी। तो जहां पर भी तद्भव तत्सम शब्द आपको देखने के लिए मिले, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। इसी तरीके से अगर घात प्रतिघात संबंध मिले तो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे काटा कूटी, तो काटा कूटी में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो कल ये सवाल हम लोग देखे थे। गोधूम चड़कम में समास कौन सा है, ये आपको जवाब देना है, ध्यान रखिएगा। इसमें
एक चीज तो ध्यान रखना है कि जब ये दो पद मिलते हैं तो दोनों पदों के मिलने के बाद यह नपुंसक लिंग में पूरा शब्द हो जाता है, और दो मिलने के बाद उनका समाहार हो जाता है, वो एक साथ जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अब जब जुड़ जाएंगे यानी कि इनका समाहार हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाहार द्वंद्व हो जाएगा। इतरेतर द्वंद्व, जैसे माता और पिता, तो यहां पर दोनों अलग अलग हैं। समाहार द्वंद्व यानी दो चीज एक ही समान हो, अंतर न हो, जैसे खाना पीना। वैकल्पिक द्वंद्व, जहां पर एक को चुनना होगा, जैसे खरा खोटा, तो खरा या खोटा। ठीक है। अगला समास, और एक शेष द्वंद्व में क्या है कि दो शब्द आएंगे, दो शब्द आएंगे और दोनों शब्दों में एक ही शेष रह जाएगा, जैसे माता च पिता च, क्या हो जाएगा? पितरो, पिता ही बचा रह जाएगा, माता च पिता में केवल पितर ही बचेगा। परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? एक सवाल आपके यहां संस्कृत अनुवाद का भी पूछा जाएगा। परिश्रम के बिना, तो यहां ध्यान रखना है तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, के बिना साधन का बात की जा रही है। परिश्रमेण बिना क्या हो जाएगा? परिश्रमेण, परिश्रमेण बिना ज्ञानम न, ज्ञानम क्या होगा? नपुंसक में ही जाएगा। प्राप्यते नहीं होता, पर परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते। अगला है कृत प्रत्यय लगता है। आप जानते हैं कि प्रत्यय दो प्रकार का होता है, तो जो भी क्रिया के अंत में लगता है वो कृत होता है, और जो संज्ञा और विशेषण के अंत में लगता है वह तद्धित होता है। तो कृत से जो शब्द बनते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है? कृदंत कहा जाता है, और जो शब्द तद्धित से बनते हैं उनको तद्धितांत शब्द कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण खूब पूछा जाता है आपसे कि पांडव शब्द में, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? कृत प्रत्यय लगा है या फिर तद्धित प्रत्यय लगा है? तो जितने भी साथी देख रहे हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि पांडव शब्द में, पांडव शब्द में कृत प्रत्यय लगा है या तद्धित। तो जो सही जवाब देगा उसको ये वाला मोहन भोग खिलाऊंगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि अगर आपसे पूछा जाए पांडव शब्द, पांडव शब्द में कृत प्रत्यय लगा है या फिर तद्धित प्रत्यय लगा है, तो आप सही जवाब क्या देंगे? फटाफट बताएं साथियों। अब आपसे पूछा जाए कि पांडव शब्द है, पांडव शब्द में कृत प्रत्यय लगा है या फिर तद्धित प्रत्यय लगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तद्धित, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि यहां पर पांडु शब्द से ये बनता है तद्धित प्रत्यय लगकर, तो पांडव शब्द तद्धित से बना है। अगला शब्द है औचित्य के आधार पर होता है। औचित्य के आधार पर होता है। धन, दरअसल यहां पर औचित्य को क्या कहा गया? काव्य का, काव्य का प्राण कहा गया, यानी उचित और अनुचित का जो विवेक है उसको औचित्य कहा गया। और इसके जो आचार्य हैं वो क्षेमेंद्र हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे हम कह दें कि मोहन पौधों को आग से सींचता है, तो यहां पर आग से सींचने का एक औचित्य निकलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? अर्थ निर्णय के लिए, अर्थ निर्णय के लिए औचित्य को ध्यान में लाते हैं। तो यानी औचित्य के आधार पर क्या होता है? तो अर्थ का निर्णय होता है। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या होता है कि जिन
अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एक उदाहरण आता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन का, ठीक है, और एक आता है स्पर्श स्पर्श संघर्षी व्यंजन का। यानी दो तरह का सवाल बनता है संघर्षी व्यंजन से। तो संघर्षी व्यंजन की जब बात किया जाएगा तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वरतंत्रियों में प्राणवायु संघर्ष करते हुए बाहर की तरफ निकलती है, झंकरित होती है। अब इतना झंकार नहीं होगा कि हारमोनिया बजे और पायल झनके, ऐसा नहीं, थोड़ा सा अधिक झंकरित होगी तो वो ऊष्म संघर्षी होगा और स्पर्श संघर्षी होगा। ऊष्म संघर्षी कौन सा होगा? तीनों शकार और हा आ जाएगा, और स्पर्श संघर्षी में क्या आ जाएगा? च छ ज झ ई आ जाएगा। अब यहां पर ल वर्ण की बात की गई है। ल वर्ण किस तरह का वर्ण है साथियों? तो इसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं ल को, तो ल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? ध्यान रखिए कि जब भी मैं आपको संधि पढ़ाता हूं तो एक ट्रिक आपको बताता हूं। ट्रिक क्या बताता हूं कि शब्द के मध्य में चलिए और शब्द के मध्य में ये देखिए कि अगर कोई आधा अक्षर है और आधा अक्षर के बाद य व र ल लिखा है, य व र ल लिखा है, यानी आधा अक्षर के बाद य व र ल लिखा है, तो हम उसी आधे अक्षर पर एक मात्रा लगाएंगे। कौन सी मात्रा लगाएंगे? यदि य है तो किससे य मिलकर बना है? अ से, अधन। यह किससे बनता है? ई से, ई का या हो जाता है तो ई की मात्रा लगा देंगे। व है तो ऊ की मात्रा लगा देंगे, र है तो री की मात्रा लगा देंगे, और ल है तो री की मात्रा लगा देंगे, यानी वही मात्रा उस आधे अक्षर पे लगा देंगे। तो यहां पर देखिए आधा अक्षर है, उसके बाद यह है, तो यहां पर य के स्थान पर क्या कर देंगे? ई कर देंगे। ई की मात्रा कहां लग जाएगी? छोटी त के ऊपर लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा? प्रतिशब्द बन जाएगा। और यहां पर ए की मात्रा बची थी और क बचा था, तो प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाएगा? प्रत्येक शब्द हो जाएगा। संधि का नाम क्या होगा? इको यणचि, इको यणचि। अगला सवाल है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान पचचते। अलंकार की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? अब यहां पर बात करें तो शोभा, अगर कोई आपके घर की शोभा बिगाड़ रहा है या शोभा उसकी अच्छी नहीं है तो हम क्या करते हैं? उसको डंडे से मारते हैं। किससे मारते हैं? दंडी से मारते हैं। तो काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अलंकार की परिभाषा किसने दी? कैसे याद रखेंगे? तो यहां ध्यान रखना है शोभा शब्द, अगर कोई भी शोभा बिगाड़ता है तो आप क्या करते हैं? उसको डंडे से पीटते हैं। इस प्रकार से इस को हम याद रखेंगे। भामा ने क्या लिखा? शब्दार्थ और सहितो काव्यम लिखा, ठीक है। भामा ने काव्यालंकार लिखा, और 38 भामा ने क्या लिखा है? काव्यालंकार लिखा। और कितने अलंकारों की चर्चा किया? 38 अलंकारों की चर्चा किया। काव्यालंकार के नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। तो देखिए एक रचना अगर आपके सामने आए, रचना का नाम आएगा काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति आ जाए, सूत्र वृत्ति। तो अगर सूत्र आ जाए तो सूत्रों का प्रयोग कौन करता है? ब्राह्मण करते हैं। और ब्राह्मण के जैसा एक नाम कौन है अपने यहाँ? वामन है। तो वामन क्या हो जाएंगे? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। परि प्रेम नंदलाल के मोहिन भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहां एक चीज और पूछा जाता है कि जिस अलंकार में बिंब प्रतिबिंब का भाव भाव हो, क्या होना चाहिए? बिंब और प्रतिबिंब का भाव होना चाहिए। तो जिस अलंकार में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर दृष्टांत होगा, यानी दृष्टि दी जाती है। क्या दी जाती है? कि परि प्रेम नंदलाल के मोहन भाव जोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग, यहां पर क्या दिया जा रहा है? तो बिंब प्रतिबिंब भाव है, पहली चीज है। दूसरा क्या है कि उपमेय और उपमान में साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब का भाव यहां पर दिखाया जाता है। विभावना यानी विशिष्ट भावना होती है जहां कारण के बिना कार्य हो जाता है। उदाहरण में उदाहरण दिया जाता है, ठीक है।
अगला सवाल, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। देखिए इसको मैंने आपको बार बार याद करवाया है, ठीक है। भरत मुनि से लेकर तो भामह, भामह जब हम याद करेंगे तो भामह को मैंने कैसे याद कराया था, मातामह, मातामह यानी मामा। मामा के यहाँ जाने का क्रेज कब होता है, जब आप स्कूल जाने लगते हैं। और आप स्कूल कितने वर्ष में जाना शुरू किए, 6 वर्ष में। यानी भामह का समय क्या हो जाएगा, 6वीं शताब्दी। तो जब भी हम भामा को याद करेंगे, भामा का मतलब क्या होगा, मातामह, और मातामह का मतलब क्या होता है, मामा। मामा के यहाँ कब आप जाना शुरू किए, जब स्कूल जाना शुरू किए। और स्कूल स्कूल कब जाना शुरू किए, 6वीं शताब्दी में, मतलब 6ठे साल में। वामन, वामन जो है, वामन कौन से हैं, तो ये 8वीं, मैंने आपको बताया था। जितने वामन यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण के मन में हमेशा क्या होता है, ब्राह्मण मधुरम प्रियम, यानी हमेशा लड्डू रहता है। तो एक लड्डू के ऊपर दूसरा लड्डू रख देंगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो वामन 8वीं शताब्दी उत्तरार्ध हो जाएंगे। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन, तो आनंदवर्धन का समय क्या है, 9वीं शताब्दी है। आनंदवर्धन का समय क्या है, 9वीं शताब्दी है। और इसी तरीके से एक बच रहे हैं आपके कुंतक। तो कुंतक का मतलब हमने क्या बताया था, कुंतल बताया था। एक कुंतल में कितने किलो होते हैं, 100 किलो, यानी 10⁻², यानी 10 का स्क्वायर, यानी 10। तो कुंतक को 10, भामा को 6, वामन को 8, आनंदवर्धन को 9। इस तरीके से इसको हम याद करेंगे और इस अनुसार हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन किसका है। यह भी आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां देखिए, बाभन, वामन, ब्राह्मण। वामन को हम कैसे पढ़ेंगे, वामन को कैसे पढ़ेंगे, ब्राह्मण के जैसे पढ़ेंगे। ब्राह्मण क्या करता है, हमेशा शोभा बढ़ाता है, किसकी, धर्म की। तो ज्यादातर ब्राह्मण आपको कैसे मिलेंगे, धार्मिक मिलेंगे। तो काव्य की शोभा धर्म से कौन बढ़ाता है, यानी धर्म की शोभा कौन बढ़ाता है, वामन। इस ट्रिक से याद रखेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को गुण कहते हैं, काव्य के गुण के संदर्भ में यह कथन वामन का है। तो इस तरह से जोड़ के इसको हम याद करेंगे। अगला सवाल है, किस अर्धसम मातृ छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, सभी लोग इसका जवाब दे देंगे। तो अगर 11-11 शुरू में आएगा तो सोठा हो जाएगा, और शुरू में 13-13 आ जाएगा तो वो दोहा हो जाएगा। अगला सवाल है, आनंद कादंबनी का प्रकाशन कहां से होता था। आनंद कादंबनी का प्रकाशन कहां से होता था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1881, 1881 में यह मिर्जापुर से इसका प्रकाशन होता था। कहां से प्रकाशन होता था साथियों, मिर्जापुर से होता था। लाइक फटाफट भाई 50 करिए, लाइक बढ़ा के 50 करिए सब लोग। चलिए फटाफट लाइक बढ़ा के 50 करिए। चलिए चलिए, तो हम बात कर रहे थे मिर्जापुर से। मिर्जापुर से इसका होता था, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन इसके संपादक रहे हैं, ठीक है। अब इलाहाबाद से किसका प्रकाशन होता था 1877 में, हिंदी प्रदीप का, हिंदी प्रदीप का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कानपुर से किसका प्रकाशन होता था, तो ब्राह्मण पत्रिका का, बहुत महत्वपूर्ण, प्रताप नारायण मिश्र की है, ब्राह्मण पत्रिका का है, ठीक है। कलकत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप जानते हैं कि हिंदी का पहला पत्र जो है वहीं से होता था। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो दिखने लगेगा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो कलकत्ता से उदंत मार्तंड का ही होता था। अगला सवाल है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किसका है, फटाफट बताएं। देखिए अब आपको बात देखा जाए यहाँ पर, तो रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि कौन है, तुलसीदास हैं। और तुलसी के समान ही वो रहीम को भी पराश्रय देते हैं। तो तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, यह किस कवि की पंक्तियां हैं, यानी किसी नई कविता की पंक्ति लग रही है। किसकी पंक्ति लग रही है, नई कविता की पंक्ति लग रही है, ठीक है। तो ये किसकी, धर्मवीर भारती की, किसकी है, धर्मवीर भारती की। मैं रथ का
टूटा पहिया हूं, धर्मवीर भारती की है। टूटा पहिया, कविता का नाम क्या है? टूटा पहिया किसकी है? धर्मवीर भारती की है। तो आधुनिक कविताओं में से एक कविता है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जताते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेले निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूं। मैं रथ का टूटा पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गत साहस सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। यानी सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। महत्वपूर्ण पंक्ति है किसकी? धर्मवीर भारती की है। और किसकी है कविता? टूटा पहिया। फटाफट लाइक बढ़ा के 50 करो जल्दी भाई। देखिए इसी तरह से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी नई कविता के कवि हैं। नरेश मेहता की संशय की एक रात बहुत महत्वपूर्ण कविता है। कुंवर नारायण की आत्मजयी कठोपनिषद पर लिखी गई है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसमें कौन सा प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? तो यहां पर नकेनवाद भी इसको कहा जाता था। तो इसके 3 लोग थे। तो नकेनवाद जो है यह 1956 में कब आती है? 1956 में आती है। और यह प्रयोगवाद के बरक से ही एक विचारधारा है जो चलती है। और इसका उद्देश्य कविता को बौद्धिकता और वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करना था। इसका काम क्या था कि कविता को बौद्धिकता बौद्धिकता और वैज्ञानिकता के आधार पर कविता को स्थापित करने का काम था। और ये प्रयोगवाद की एक शाखा मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें 3 लोग आते हैं। कविता को भावुकता से अलग कर बौद्धिक और वैज्ञानिक धरातल पर ये लोग लाना चाहते थे। ठीक है, तो यहां पर न के न, तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी जो है इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। अगला सवाल है, बदल जाओ यार। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? कविता का नाम क्या है? जूही की कली। दरअसल जूही की कली कविता जो है यह मुक्त छंद की पहली कविता मानी जाती है। और निराला भी जो है इसे मानते हैं कि यह मुक्त छंद की कविता है। वो कविता में छंदों की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति से जोड़कर देखते थे। और मुक्त छंद को बहुत सारे लोगों ने केचुआ छंद भी कहा है। तो मुक्त छंद की जो कविता है यह थी, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न भग्न, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृग्बंध किए शिथिल पत्रांकों में वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। ये तो बाद में सुधरी हुई कविता है, इसमें काफी अश्लीलता थी। अश्लील शब्दों के कारण ये सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए जब भेजी गई तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद पुनः जो है इस पत्रिका को पत्रिका में छपने के लिए स्वीकार भी कर लिया गया। इसकी डेट पूछी जाती है 1916। दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य की पंक्तियां हैं, कई बार पूछी गई है। देखिए कामायनी बहुत महत्वपूर्ण है। कामायनी के सर्गों के नाम क्रम से याद होने चाहिए। पहला चिंता से इसकी शुरुआत होती है और अंत कहां से होता है? आनंद से। चिंता से शुरुआत होती है और आनंद से इसका अंत होता है कामायनी का। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका रूप में लिखा गया? साथियों 1908 में नागरिक प्रचारणी सभा में एक शब्दकोश लिखा जाना शुरू किया गया। वो शब्दकोश जब लिखा जा चुका तो
हरदेव बहारी इत्यादि विद्वानों ने रामचंद्र शुक्ल से कहा कि भाई इस शब्दकोश की एक भूमिका लिख दीजिए, और उस भूमिका को उन्होंने लिखना शुरू किया। और यह शब्दकोश 20 साल तक लिखा गया, यानी 1928 में शब्दकोश बनकर तैयार हुआ। 1928 में रामचंद्र शुक्ल को कहा गया कि भाई आप इसका एक भूमिका लिख दीजिए, और भूमिका इतनी बड़ी हो गई कि वो एक इतिहास का रूप धारण कर ली, और 1929 में उन्होंने अपना इतिहास लिख डाला। 1929 के बाद संशोधित और प्रवर्धित जो उसका संस्करण था वह 1940 में आता है। यानी रामचंद्र शुक्ल इन्होंने क्या किया था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपने इतिहास लेखन की शुरुआत की थी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा। आपका भविष्य कब अच्छा होगा कब खराब होगा कौन निर्धारित करेगा? जब आपके पास धन होगा। यानी इनके जो रचनाकार होंगे वो इसी से जुड़कर होगा। भविष्यत कहा धनपाल, ठीक है, धनपाल। योग सात जोइंदू का है, परमात्म प्रकाश जोइंदू का है, पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह का है। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के किसके अतिथि संपादक थे? अब इस प्रकार से भी सवाल पूछा जाता है। तो देखिए जो महत्वपूर्ण जो विशेषांक निकले हैं, तो उस विशेषांक के कौन संपादक रहे हैं? तो विभिन्न विशेषांकों के संपादक पूछे जाते हैं। तो सच्चिदानंद हीरान वात्स्यायन जो हैं वह साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक थे। अगला सवाल है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रसमृथि की कथा वस्तु कहां से ली गई है? तो ये तो आप सब जानते ही हैं किसकी कथा जो है वह कहां से ली गई है। जानते हैं आप सब कहां से ली गई है? वह महाभारत से ली गई है। इसकी काव्य पंक्तियां भी खूब पूछी जाती हैं। किसकी? रसमृथि की। रसमृथि की जो पंक्तियां हैं वह भी खूब पूछी जाती। रामधारी सिंह दिनकर की एक महत्वपूर्ण कृति है जो महाभारत की कथा पर आधारित है, और इसको कई सर्गों में बांटा गया है। तो इसमें अगर आपसे सर्ग पूछा जाए कि इसमें कुल कितने सर्ग हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो इसमें कुल 7 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? इसमें कुल सर्गों की संख्या साथियों 7 है, ठीक है। और यह भी पूछा जाता है कि रसमृथि जो है ये इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो प्रथम सर्ग में जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज उस बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। यहां से इसकी शुरुआत होती है। अगला है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में इसको विभाजित किया? तो ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से आप लोग जवाब देंगे, ध्यान रखिएगा। तो रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन और नामकरण है ये आपको जरूर याद होना चाहिए। हाँ, तो इसका जो काल विभाजन और नामकरण है वो आपको जरूर याद होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल का नई धारा, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, और शुक्ल जी से ही प्रभावित होकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नामकरण आदिकाल भी किया था। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। इनमें से एक काव्य संग्रह जो है वह अज्ञेय का नहीं है। यहां पर वासुदेव सिंह की रचना है, वासुदेव सिंह की रचना है धरती, बाकी आंगन के पारद्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदानीरा इत्यादि जो है वह अज्ञेय की रचनाएं हैं, ठीक है। अज्ञेय की एक रचना बहुत महत्वपूर्ण है, सांप कविता है इनकी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगले सवाल पे चलेंगे। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषताएं हैं? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए नई कविता में एक नई अवधारणा आई, लघु मानव। लघु मानव का मतलब है कि जो समाज से सबसे कटा हुआ है, जो सबसे निचला, जो छोटा व्यक्ति है, वह भी क्या कर सकता है? क्रांति कर सकता है, और उसका भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये जो है विजय देवनारायण शाही की अवधारणा है लघु मानवता की। और एक रचना है संशय की एक रात। संशय की एक रात में जो हनुमान है,
हनुमान नामक पात्र जो हैं वह लघु मानव हैं, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, लघु मानव कह सकते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया है? तो साथियों, मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया था कि किशोरियों को अंग्रेजी भले बोलना ना आए लेकिन वो अंग्रेजी जरूर बोलेंगी। तो यानी मजाक में अगर इसको याद करें तो किशोरियों ने ही अंग्रेजी के पहले इतिहास ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद किया। और किशोरियों ने किसका अनुवाद किया था? तो ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। काल विभाजन और नामकरण की दृष्टि से इसमें पहला प्रयास किया गया था और इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया गया है। अगला सवाल है, सच्चा प्रेम वही है जिसमें तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किसकी है? ध्यान रखिएगा, आपको मैं बार बार एक सवाल बता रहा हूं कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रयोगवाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रयोगवाद और जो मांसलवादी कवि हैं या फिर प्रेम और मिस्ती का जो काव्य है उसके कवियों को आप पहचानते रहिए। पूछ लेगा कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि है, कौन इसमें प्रयोगवाद का कवि है, या इनमें से कौन प्रेम और मस्ती का काव्य है, या इनमें से कौन हालावादी है। तो इस तरह का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? तो देखिए, बहुत ही चर्चित उपन्यास है। उपन्यास का नाम क्या है? आधा गांव। आधा गांव क्यों बहुत प्रसिद्ध है? आधा गांव जो है यह रचना क्यों बहुत प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर पूछा जाता है कि आधा गांव जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगौली गांव, उत्तर प्रदेश के गंगौली गांव, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगौली गांव पर यह है। तो साथियों, जो प्रमुख उपन्यास हैं उन उपन्यासों से पूछा जाता है कि कौन सा जो उपन्यास है, जैसे मैलाचल का पूछेगा, पूर्णिया बिहार की इसमें घटना दी गई है मेरीगंज की। इसी तरीके से आपसे पूछेगा कि जो राग दरबारी है, बताइए आप लोग, राग दरबारी में किस गांव का वर्णन है? जो लोग सही जवाब देंगे उनको ये पीला वाला मोहन भोग खिलाएंगे। फटाफट जवाब दीजिए, राग दरबारी में किस गांव का वर्णन किया गया है? इसी तरीके से प्रेमचंद का जो उपन्यास है गोदान, गोदान में किस गांव का वर्णन किया गया है? राग दरबारी में किस गांव का वर्णन है? तो जो आधा गांव है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगौली गांव पर है। और 1947 के बाद जो विभाजन की त्रासदी है, मुस्लिम बहुल गांव में रहने वाले लोगों का जीवन इसमें बताया गया है और यह 1966 में प्रकाशित करवाया गया था, आधा गांव। लेखक है इसके राही मासूम रजा। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य सिया समुदाय के लोगों में असराफ समाज के पात्रों का चित्रण किया गया है। तो यहाँ सिया मुसलमानों की कथा का वर्णन किया गया है। शिवपालगंज, बहुत बढ़िया है। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब दिया है। तो सही जवाब आया है रजनी कुमारी जी का। तो चलिए रजनी जी, आप तो बहुत भाई रसगुल्ला खाते रही हैं, कल भी आप ही जीती थी, आज भी आप ही जीती हैं। चलिए, सर सर्फ खाते हैं। अच्छा ठीक है। अगला सवाल है, नूरजहां प्रबंध काव्य के, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु भक्त सिंह। अगला सवाल है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, या प्रसिद्ध प्रशस्ति प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? यह प्रशस्ति वचन किसका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का यह प्रशस्ति वचन है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है और कई बार यहां से सवाल पूछा गया है। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है? नई समीक्षा और नए संदर्भ किसकी है? तो बताइएगा। नई समीक्षा का जनक भी पूछा जाता है। तो इससे संबंधित एक सवाल असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था। तो नई समीक्षा के जो जनक हैं वो कौन है? टी एस इलियट हैं, टी एस इलियट हैं। तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि
न्यू क्रिटिसिज्म इसको इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में नई समीक्षा कहेंगे, टीएस इलियट हैं। और इस आंदोलन का नाम जॉन क्रो रैनसम में उनकी पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म से आया है। ठीक है, तो इसका जनक भी आपको जानते रहना चाहिए। और नई समीक्षा है क्या? तो ये साहित्यिक आंदोलन है आलोचना का, जो यूरोप में विकसित हुआ कि रचना का जो मूल्यांकन है उसकी आंतरिक, साहित्यिक और भाषिक मानदंडों पर ही किया जाना चाहिए। यानी कोई रचना है, जैसे हमने रामचरितमानस लिया, तो उसका आंतरिक जो आवरण है, उसकी भाषा जो है, उसका उद्देश्य जो है, उसी आधार पर ही हम उस रचना का मूल्यांकन करें। इस तरीके का जो आधार बनाया गया वो नई समीक्षा कहलाया। और नई समीक्षा के जनक टीएस इलियट माने जाते हैं। और जॉन को रैनसम की रचना न्यू क्रिटिसिज्म से इस नामकरण की शुरुआत होती है। नई समीक्षा नए संदर्भ का सवाल है। यह आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो हिंदी में एक आलोचना पद्धति है। यह कृति है डॉक्टर नगेंद्र की। अगला सवाल है, जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध हैं जंक्शन कहानी के। अब इनका एक काठ का सपना, सतह से उड़ता आदमी, यह भी इनका बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंखला की कड़ियां मुख्य विषय वस्तु क्या है? दरअसल हिंदी में स्त्री विमर्श की शुरुआत जो मानी जाती है वो श्रृंखला की कड़ियां 1942 से मानी जाती है। हिंदी में स्त्री विमर्श की शुरुआत श्रृंखला की कड़ियां 1942 से मानी जाती हैं। और इसके रचनाकार कौन है? एक स्त्री विमर्श परक रचना है। किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है। तो इससे ही स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है। स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया गया। विवाह में जो पुनर्विवाह है या विधवा विवाह है या पितृसत्ता पर जो कुठाराघात किए गए, इन सब पर इस रचना में बहुत सारे निबंधों को संकलित किया गया है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तिब्बत की सीमा पर। तो साथियों, स्वाभाविक है कि राहुल सांकृत्यायन को हम किस रूप में जानते हैं? घुमक्कड़ के रूप में जानते हैं। तो यह इनका यात्रा वृत्तांत है। आप सब कमेंट करके बताएंगे कि घुमक्कड़ त्रयी में कौन कौन लोग आते हैं। घुमक्कड़ त्रयी में कौन कौन लोग आते हैं, ये आप सबको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? देखिए, प्रमुख उपन्यासों के जो पात्र हैं वह भी आपको मालूम होना चाहिए। सुमन गदाधर, ये आपके सेवा सदन के हैं। सुमन और गजाधर सेवा सदन के हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर कर्मभूमि की बात करें तो अमरकांत और समरकांत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमरकांत और समरकांत, ये दो पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रेमाश्रम की प्रेम शंकर और मनोहर हैं। कर्मभूमि है। ठीक है, अब यहां जो सवाल पूछा गया है, सूरदास जो है वह रंगभूमि का पात्र है। सूरदास किसका पात्र है? तो यह रंगभूमि का पात्र है। तो घुमक्कड़ त्रयी में राहुल लग्गे और नागार्जुन हैं। आर के जी ने बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला सवाल है साथियों, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो देखिए, बहुत सामान्य सा सवाल है। आवारा मसीहा यह किसकी जीवनी है? तो यह जीवनी 1974 में प्रकाशित हुई विष्णु प्रभाकर की। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। और शरद चंद्र चटर्जी 1974 की कृति है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक कौन की रचना है? आसान सा सवाल है। तो आचरण की सभ्यता। यहां से एक सवाल और पूछा जाता है कि हिंदी में वो कौन सा निबंधकार है जिसने मात्र 6 निबंध ही लिखे और साहित्य के निबंध क्षेत्र में अमर हो गया? तो साहित्यिक क्षेत्र में 6 निबंध लेकर ही ये बहुत बड़े निबंधकार माने जाते हैं। एक बार लाइक आप लोग बढ़ा दीजिएगा, फटाफट 100 लाइक कर दीजिए, 100 लाइक कर दीजिए। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो ये आचरण की सभ्यता वाले ही हैं। और इनके कुल निबंधों की संख्या कितनी है? तो इनके कुल निबंधों की संख्या 6 है। सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट व्हिटमैन, ये
इसके रचनाकार हैं। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह, रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? यहां से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं चिंतामणि से। चिंतामणि के अब तक कुल 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। पहला स्वयं शुक्ल जी ही इसका संपादन करते हैं। दूसरे का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दूसरे का करते हैं। तीसरे का कौन करते हैं? नामवर सिंह करते हैं। चौथे का कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश करते हैं। कौन करते हैं? कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह जो है चौथे का करते। तो चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 भाग अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो चिंतामणि निबंध आपका है इसमें कितने भाग हैं और किस भाग में कितने निबंध हैं, किस भाग में कितने निबंध हैं, यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए निबंधों में बहुत सारे सवाल आपके यहाँ पूछे जाते हैं, तो निबंध भी आपको याद ही रखना है मुख्य तौर पर। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति किस कृति की कृति क्या है? देखिए जैसे सवाल आया है, एक सवाल आप समझ लीजिए 100% और हो सकता है कि 2 से 3 सवाल भी इस तरह का पूछा जाए कि यह किस विधा की रचना है। तो अगर आपको इस तरह से सवाल पूछा जाए तो आप बताएंगे कि अस्ति और भवति किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा है। किसकी रचना है? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की यह आत्मकथा है। अगला सवाल है, बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज की रचना किसकी रचना है? बंगाल का अकाल रिपोर्टाज किसकी रचना है? अब यहां पर यह किसकी रचना है? तो यह प्रकाश चंद की रचना है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए ये जो ट्रेंड शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतने सारे लोग मारे गए द्वितीय विश्व युद्ध में कि जो रिपोर्टर थे वो सही से रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे थे, तो उसको एक साहित्यिक आधार पर रिपोर्टिंग के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए इस रिपोर्टाज नामक विधा की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभाकर माचवे 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई। क्यों हुई? क्योंकि इसका मूल उद्देश्य था कि भारत में क्लर्क यानी बाबू पैदा करना और विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद करवाना और बाइबिल के माध्यम से धर्मांतरण करवाना। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। हिंदी का पहला रेडियो नाटक कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला रेडियो नाटक कौन सा माना जाता है? तो राधा कृष्ण। हिंदी का पहला रेडियो नाटक कौन सा माना जाता है? तो राधा कृष्ण माना जाता है। अगला, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा एक आलोचक हैं। किस प्रकार के हैं? तो मार्क्सवादी आलोचक हैं। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य परंपरा का मूल्यांकन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां पर एक चीज जरूर याद रखिएगा, इनका जो पूछा जाता है परंपरा का मूल्यांकन आपसे पूछा जा सकता है कि यह किसकी रचना है। ठीक है, और निराला जी को स्थापित करने का, निराला जी पर उनके काव्यों को आलोचनात्मक कृति के अंतर्गत लाने का भी कार्य इन्हीं का ही रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा हो जाएंगे। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण फिर से, और 10 द्वार से सोपान तक, ये सबसे महत्वपूर्ण कृति है। और कलम का सिपाही अमृत राय का है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। ये अतीत के चलचित्र क्या है? यह इनका रेखा चित्र है। ठीक है, अगला सवाल,
वंदे वाणी विनायको, यह किसका निबंध संग्रह है? तो वंदे वाणी विनायको यह राम वृक्ष बेनीपुरी का है। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? तो छतरी सलाम घुसपैठिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, कहानी का नाम है 25 चौका, 25 चौका 150, 25 चौका 150। आप सब बताएंगे कि यह कहानी संग्रह, यह कहानी किसकी है, और इस पर भी आपको ये मोहन भोग रसगुल्ला दिया जाएगा। जो सही जवाब बताएगा, सवाल है 25 चौका 150 कहानी किसकी है? 25 चौका 150। तो यहाँ अपने लिखित ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह पूछा गया है, तो उनका कहानी संग्रह कौन सा है? छतरी है। उनका कहानी संग्रह कौन सा है? छतरी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो 25 चौका 150 किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। किसने सही जवाब दिया है? तो रजनी कुमारी ने दिया है। चलिए, इस बार फिर से आपको रसगुल्ला। कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए, आप अगर किसी को क्षमा करेंगे तो क्षमा करने के बदले उसको कंठ भर भोजन करवाना पड़ेगा। तो यानी कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र की रचना है। ये द्विवेदी जी ने न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिख पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा के विषय में यह कथन कहा गया है। तो राइट आंसर किसका हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या करते हैं? अपने युग में भाषा का परिष्कार करते हैं सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। काव्य शास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है साथियों? राजशेखर। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर। इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन है? साथियों याद रखिएगा, नाटक में मालविकाग्नि मित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमो वर्ष्मी, महाकाव्य में कुमार संभवम रघुवंशम, और खंड काव्य में मेघदूत और ऋतुसंहार है। तो यहाँ पर कुछ विद्वानों के अनुसार ऋतुसंहार को कालिदास की प्रथम कृति माना जाता है। कालिदास की प्रथम कृति माना जाता है। फटाफट आप लोग लाइक करिए और 100 लाइक पहुंचाइए। इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? तो जयदेव का एक रचना इसमें है, जयदेव की एक रचना है प्रसन्न राघव। इसके अलावा शिशुपाल वध कुमार सुमार संभवम किरातार्जुनियम, ये सब क्या है? महाकाव्य हैं। ठीक है, किरातार्जुनियम भारवी का महाकाव्य है और गीत गोविंद जयदेव का है और कुमार संभवम कालिदास का है। अगला है मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव किसकी रचना है? तो भवभूति की है। भवभूति की रचना है मालती माधव, और स्वप्न वासव दत्ताभास की है, और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रच के अर्थ का यह कथन किस आलोचक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यह भी साथियों। यह कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो राइट आंसर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी का। अगला सवाल है, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तो उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? यानी ऐसे एक चिन्ह बना दिया जाता है अगर कोई चीज यहां पर छूट जाती है तो उसको पूरा करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हंसपद का चिन्ह। हिंदी में जो पूर्ण विराम है ये आपके हिंदी का है, इसके अलावा जितने भी हैं वो अंग्रेजी से प्रभावित हैं। असंभव काम करना अर्थक मुहावरा कौन सा है? तो यहाँ पर आसमान के तारे तोड़ना, ये असंभव काम करना अर्थक मुहावरे का अर्थ है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो कृषांगिनी नहीं होता, कृषांगी नहीं होता, सही होता है कृषांगी, यानी सी ऑप्शन सही है। कृष धन अंगी बराबर कृषांगी, 108 का सी। अगला सवाल है, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो क्षण प्रभा, यानी कि बिजली जो होती है उसको यह कहा जाता है।
इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? सदैव बहुवचन में प्राण, भक्ति, शिशु, पुस्तक, ये सब एक वचन वाले शब्द हैं। प्राण हमेशा बहुवचन निकलता है, यानी प्राण, हस्ताक्षर हो गया, दर्शन हो गया, तो प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, ये सारे शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? साथियों, यदि आप अभ्यास बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें 10 मॉडल पेपर, आपको पूरा रिकॉर्डेड क्लास और आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और रिवीजन करवाया जाएगा, ये कैसे जुड़ सकते हैं? 9628959237 पर व्हाट्सएप करके आप अभ्यास बैच से जुड़ सकते हैं। यहां तदाकार की बात की गई है, तदाकार की बात की गई है, तो आप इसमें संधि देखेंगे कि कौन सी सही है। तो यहां पर द है, द का मतलब इसी वर्ग का पहला वर्ग इसमें रहा होगा, यानी त का द हो जाता है, त था द, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो कहीं भी वर्गों का तीसरा अक्षर दिखाई दे तो वहां पर वर्गों का पहला अक्षर कर दीजिए, काम तमाम हो जाएगा। यानी तत् धन आकार बराबर क्या हो जाएगा? तदाकार, यानी व्यंजन संधि। इनमें से एक शब्द की वर्तनीय शुद्ध है, वह शब्द कौन सा है? एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, वह शब्द कौन सा है? यानी भास्कर। भास्कर में हमेशा दंत्य सा आधा होता है, यहां पर मूर्धन्य सा रखा गया है। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। अपादान से लगा हुआ वाक्य है। तो देखिए यहां पर राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, यानी उससे अलग हो गए। तो डरने के अर्थ में भी अपादान होता है, तुलना के अर्थ में भी अपादान होता है, भय के अर्थ में भी अपादान होता है। तो यहां पर राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। मोहन राधा से ज्यादा सुंदर है, इसमें भी अपादान ही हो जाएगा। इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अज्ञ जो है वह विज्ञ का विलोम है, अज्ञ वज्ञ का विज्ञ का विलोम है। विभक्त सूचय प्रत्यय को क्या कहते हैं? विभक्त सूचय प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो सुप प्रत्यय कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनकी संख्या 21 है या 22 है। सु औजस ताभ्याम भीस, ये जो शुभ प्रत्यय हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है या 22 होती है? कमेंट करके आप सब बताएं। अगला सवाल है, हरित्राता समास का पद विग्रह क्या होगा? ध्यान रखिएगा यहां पर, तो जो तृतीया विभक्ति हो जाएगी, यानी कि हरिणा त्राता, यानी हरिणा त्राता। जगत शब्द जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? किस विभक्ति का रूप है? तो जगति का जो रूप चलता है, जगत जगति जगंती, जगत जगति जगंती, जगता जगद्भ्याम जगद्भिः, जगते जगद्भ्याम जगद्वयः, जगतः जगद्भ्याम जगद्वयः, जगतः जगतो जगताम, जगति जगतो जगत्सु, हे जगत हे जगति हे जगंती। यानी इसका जो रूप चलेगा वह सप्तमी हो जाएगा, राइट आंसर। पावरी, पावरी इनमें से किस बोली का है यह? तो इसे हम क्या कहते हैं? पावरी एक ब्रज बोली का मतलब उपभाग है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ है? तो सवाल का जवाब तो सभी लोग दे देंगे, अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका कमेंट में सभी लोग जवाब देंगे। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ग, अघोष, फ, अल्प प्राण, स, ऊष्म, ठ, शघोष। तो इसको आप कमेंट में जवाब देंगे। साथियों, कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी इसी समय। यदि आप अभ्यास बैच से जुड़ना चाहते हैं, ये अल्टीग्रेड जीआईसी प्रवक्ता यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। अभ्यास बैच में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस रिवीजन करवाया जाएगा, 10 मॉडल पेपर दिया जाएगा। व्हाट्सएप करना है 9628959237 पर। कल पुनः आपसे इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। अगर सवाल आज के अच्छे लगे हों तो आप लाइक करके जरूर जाइएगा।